So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. बेटा today is your day 10 of Indian classes. बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे एंड सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस आपको पता है, इसमें जो है जो प्लांट सेल जो है CO2 और वाटर की मदद से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट. और फिर उसके बाद ये जो एनर्जी बनेगी, ये जो ग्लूकोज जो है, इससे जो ATP, इससे क्या निकलता है, ATP निकलता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच प्लांट सेल यूज टू मेक ग्लूकोज. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, है ना. तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है. तो यहाँ पे CO2 और वाटर जो है दोबारा से रिलीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो यही दो प्रोसेसेस जो है हमने डिटेल में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज द फोटो, इट मीन्स द प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट, एंड सिंथेसिस इज द होल मेड ऑफ द पार्ट्स पुट टुगेदर, ठीक है. सो बेसिकली इट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड एंड ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट. So photosynthesis is the process whereby plants, algae, some bacteria use the energy of the sun, और कौन सी एनर्जी है ये, लाइट एनर्जी है, to synthesize organic compound. क्या है ये, शुगर है C6H12O6 from inorganic compounds like CO2 and water. ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा ये हमारे पास. दिस इज द रॉ मटेरियल. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों ज़रूरी है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन अर्थ. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो हम सांस लेते हैं, व्हाट वी ब्रीथ, कंज्यूम मच ऑफ द CO2, जो भी टॉक्सिक जो CO2 है उसे कंज्यूम करता है, फूड प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड फाइबर्स एंड मटीरियल्स प्रोवाइड करता है. इट मेक्स द अर्थ वर्थ लिविंग एंड सस्टेनेबल, राइट. तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कुछ पिगमेंट्स एंड एंजाइम्स की मदद से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है. 6O2 एंड 6H2O निकलेगा, राइट. सो दिस इज द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ओवरऑल रिएक्शन. सो ऑक्सीजन ऑन अर्थ अलाउड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड हायर लाइफ फॉर्म्स. और रेस्पिरेशन क्या है, इट इज एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कंपाउंड्स. फिर से ये जो ग्लूकोज बना है हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ करके फिर से क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और एनर्जी निकाली जाती है. दिस इज व्हाट, एनर्जी, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा. तो बेसिकली कौन सा लाइट है जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, जो है विजिबल लाइट जो है आपको पता है ना. इट इज़ बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ 400 to 700 का जो वेवलेंथ है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज द विबग्यो, है ना. दैट इज कॉल्ड एज PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, है ना. सो इट इज द विजिबल लाइट कंटेन्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है. सो लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट्स. कौन करता है, प्राइमरी पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल A. सो बेसिकली द पिगमेंट, द प्लांट पिगमेंट क्लोरोफिल A, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. और ये क्या एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है बच्चे ब्लू एंड रेड लाइट एंड नॉट ग्रीन लाइट. क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना. इसीलिए जो लीव्स वगैरह में वो ग्रीन दिखाई देते हैं. क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, राइट. तो सबसे ज़्यादा जो आप अगर फोटोसिंथेसिस देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें क्लोरोफिल A का, तो कौन से वेवलेंथ पे कर रहा है, ये ब्लू पे कर रहा है और रेड पे कर रहा है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि कौन से वेवलेंथ पे करता है, तो ब्लू एंड रेड लाइट के वेवलेंथ पे करता है. सो इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, ब्लू एंड रेड. The action spectrum of photosynthesis closely matches the absorption spectrum of chlorophyll A, but not perfect due to accessory pigments. इसके साथ साथ accessory pigments भी होते हैं, chlorophyll B होता है, xanthophyll है, कैरोटीनॉइड्स हैं, है ना. तो बेसिकली इसका जो absorption spectrum है वो बच्चे कहाँ पर है, ब्लू एंड रेड लाइट पे, ठीक है. तो इसको जरूर याद रखेंगे आप. इसके साथ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, है ना. दीज एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स एक्सटेंडिंग द एब्जॉर्प्शन रेंज
इट हेल्प्स ट्रांसफर सम एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, है ना, तभी ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं क्योंकि एनर्जी कुछ ट्रांसफर करती है क्लोरोफिल ए को, और ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स, राइट। कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस बच्चे पता है आपको, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अगर इसको एक सेक्शन को कट करके देखें तो यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और यहाँ पे बच्चे आप देखेंगे दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। कैसा होता है? फुटबॉल शेप्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, देखिए एक मेम्ब्रेन ये एक ये है ना, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है। स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, ये पूरा का पूरा जो ये वाला पोर्शन है ये सारा का सारा स्ट्रोमा है। बीच में थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये देखिए ये जो है इस तरीके का क्वाइन सा स्टैक जो बना हुआ है, ये एक एक क्या है? दिस इज थैलाक्वाइड, दिस इज थैलाक्वाइड, और ये थैलाक्वाइड मिलके क्या बना देते हैं? एक पिलर बना देते हैं। ये देखिए स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड, इट इज कॉल्ड एज ग्रेना, ये ग्रेना है ना। और इनके बीच में ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, राइट। और ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेली, दिस इज स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर देखें इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, बीच में आप देखिए स्पेस स्ट्रोमा है। ये जो क्वाइन लाइक जो स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड एज थैलाक्वाइड, है ना बच्चे, और स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड इट इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ठीक है बच्चे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे इसे। ओवरव्यू की बात करें तो द लाइट एंड डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन हैपेंस एट डिफरेंट साइट इन द क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट का यूज करते हैं तो लाइट रिएक्शन होता है कहाँ पे? थैलाक्वाइड में, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है वो रात में हो रहा है, नाइट में हो रहा है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, बट लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। और डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे लाइट रिएक्शन के ATP एंड NADPH पे डिपेंड करता है ये, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैलाक्वाइड में हो रहा है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में हो रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है बच्चे। लाइट रिएक्शन क्या अकर इन दी थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? लाइट डिपेंडेंट है। वाटर इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन गैस एंड H+। क्या होता है? वाटर H2O ये स्प्लिट हो जाता है हाफ O2 के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर एंड 2 प्रोटॉन के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या फिर इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन मिलता है बच्चे वो हमें यहीं से मिलता है ना। These use light reaction, light energy photons to generate 2 chemical energy compound that is called as ATP and NADPH। ये दो चीज़ें निकलनी ज़रूरी है, यही एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। तो देखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके और एनर्जी को लेके क्या बनाता है? ATP बनाता है, और NADPH जो है वो NADPH बना देगा, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दिस इज द केमिकल एनर्जी कंपाउंड्स मेड इन दी लाइट रिएक्शन। ये दो चीज़ें बनती हैं बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे लाइट रिएक्शन में, तो दो तरह के फोटो सिस्टम है हमारे पास, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। दिस इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 के पास क्या हो रहा है? सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ये देखिए 2H2O गिव राइज टू ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, 4H++ 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पास ऑन हो जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर PS1 के पास जाएगा। बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ETS सिस्टम प्रेजेंट होगा, है ना। और इन सबका काम क्या होता है? ल्यूमन के अंदर H+ आयन को इंक्रीज कर देना इनसाइड द ल्यूमन, इनसाइड थैलाक्वाइड। ये सारा का सारा जो है ये यहाँ से जितना भी प्रोटॉन है H+, ये यहाँ से मूव करेगा, और ये जो ATPS है, ATP सिंथेटेज, इसके पास जाएगा। अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है F0 पार्टिकल और बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल स्ट्रोमल रीजन में। तो जब ये H+ आयन यहाँ से पास ऑन होगा, ये जब बाहर की तरफ जाएगा, बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा? ADP को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ATP के अंदर। तो ये पहला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। अब PS1 में क्या होता है? NADP+ जो है ये यहाँ से प्रोटॉन लेके क्या बना देगा? रिड्यूस हो जाएगा, ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन दी लाइट रिएक्शंस, ठीक है बच्चे।
तो समरी की बात कर लें तो 2H2O plus 2NADP plus 3ADP plus 3 inorganic phosphate give rise to oxygen, 2NADPH, 3 ATP, 4 electron and 2 proton. So chemical energy compounds are made from the light energy. Water is split into oxygen and protons. This is the summary of light reaction. और इसका जो end product होगा, ये जो दोनों end product हैं, ये यूज होते हैं बच्चे फिर किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर. सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये, कैन अकर इन द लाइट और डार्क. सम एंजाइम रिक्वायर एक्टिवेशन बाय द लाइट. ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है. use the chemical energy produced in the light reaction, that is ATP and NADPH, to reduce carbon dioxide to carbohydrate. शुगर के अंदर फॉर्म करता है. तो CO2 is converted to sugar by entering into the Calvin cycle. जैसे द कैल्विन साइकिल. 3 स्टेप हैं इसमें, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. सबसे पहले RuBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन मॉलिक्यूल है. CO2 एटमॉस्फेयर से आएगा 1 कार्बन मॉलिक्यूल और ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि टूट जाता है 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर. 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन. क्या है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. राइट, तो यहाँ पे ये पहले बात यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन. फिर यहाँ पे ATP ये जो है रिड्यूस हो जाएगा बच्चे किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर. कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, GAP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर. तो यहाँ पे 3 ATP यूज, यहाँ पे कितना ATP यूज होगा, 2 ATP यूज होगा और 2 NADPH यूज होगा, है ना. और फिर उसके बाद यहाँ पे इससे एक कार्बन यहाँ पे निकल आता है, फिर से ये 5 कार्बन जो है ये फिर से इधर चला जाएगा और ये यहाँ पे रीजनरेशन कर देगा और यहाँ पे एक ATP और यूज हो जाएगा. तो एक साइकिल में, इन 1 साइकिल कितना ATP यूज हुआ है, 3 ATP and 2 NADPH. अब यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल निकला है, हमें क्या बनाना है, C6H12O6 बनाना है. कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का. तो ये पूरा का पूरा साइकिल कितनी बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए. राइट, तो यहाँ पे ATP कितना यूज हो जाएगा बच्चे, 6 × 3 = 18 ATP. और NADPH 2 यूज हो रहा है, तो 2 × 6 तो कितने हो गए, 12 NADPH. राइट, तो नेम्ड फॉर M Kelvin, मेल्विन कैल्विन ने ये साइकिल दिया था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल. ठीक है, पहला जो है इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं C3 साइकिल, क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3PGA. और CO2 goes 6 cycles to produce 1 glucose molecule. एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए 6 साइकिल चलना होता है. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो CO2 enters the Calvin cycle. First product is a 3 carbon molecule 3PGA. That's why it is also called as C3 cycle. Important line है कि first stable compound कौन सा होता है, that is 3 phosphoglyceric acid. Enzyme कौन सा यूज हो रहा है, Ribisco, ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase. It is the main enzyme that catalyzes the first reaction of the Calvin cycle. Ribisco is the most abundant protein on earth. Important line है, very important. ठीक है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन. ठीक है बेटा, तो समरी क्या है, 6 CO2 18 ATP 12 NADPH 12 H2O क्या दे रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 18 ADP 12 NADP 6 H2O and 6 O2. Carbon reaction use CO2 and chemical energy ATP and NADPH to produce sugar by the means of Calvin cycle. This is the summary of the carbon reaction. So this is all about the light reaction and dark reaction and what is happening during the photosynthesis, right? तो अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया है बच्चे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और अब इसे जो है सेल यूज करेगा फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इट विल रिलीज द एनर्जी. तो यहाँ पे आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज करेगा. वर्चुअली ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर फूड, फॉर मेकिंग केमिकल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा. मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है.
द वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी इज थ्रू द सेल रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या है? द एनर्जी हेल्ड बाय कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल इज हेल्ड टेम्परली एज एटीपी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये सारी एनर्जी कहाँ पे होती है? ग्लूकोज के अंदर होती है। तो उसी को तोड़ना है हमने। देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव राइज टू 6 CO2 + 6 H2O एंड 38 ATP एनर्जी। कहाँ पे हो रहा है? इट अकर्स मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर इसका इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। दिस फोल्डिंग, इनवर्ट फोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे, राइट? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सिस्टर ने पढ़ा था गोल्जी एपैरेटस के अंदर, क्रिस्टे बताया था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में। एंड दिस वन इज द मैट्रिक्स। यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज पायरुवेट, पायरुविक एसिड। ठीक है? तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 2 नेट ATP इज जनरेटेड। ठीक है? दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है? फिर आता है सेकंड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल। इट इज द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज हार्वेस्टेड एज ATP। इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। और फिर ये सारी की सारी जो एनर्जी बनी है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इट ऑल्सो हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मोर ATP आर जनरेटेड। कितना? फॉर ईच 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल 38 ATP, 36 to 38 ATP निकलता है। ठीक है? याद रखेंगे। ओनली 39% इज एफिशिएंट, रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट। बाकी सारा का सारा एज अ हीट में लॉस हो जाता है। ठीक है बच्चे? तो रेस्पिरेशन क्या है? इज न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। न्यूट्रिशन क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एट सेलुलर लेवल, है ना? दिस इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या है? ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा? तो बच्चे 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरा होता है बच्चे एनएरोबिक, दैट इज द इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का रिलीज होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरीके से होते हैं, एल्कोहलिक एंड लैक्टिक। ईस्ट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस बियर, वाइन, चीज़, है ना? ये सब बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द सम ऑफ द बैक्टीरिया। योगर्ट के अंदर हमारे मसल सेल्स में जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में एनर्जी निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है? अब ये इसका फेट क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होता है, यहाँ पे क्या रिलीज होगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल इथेनॉल निकल रहा है। लैक है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो मसल सेल्स में होता है हमारा, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पे CO2 नहीं निकलेगा, है ना? और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है आपसे, रिसेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं, लैक्टिक एसिड में क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस देख लें। एरोबिक में एफिशिएंट है, 38 ATP है, परफॉर्म बाय यूकैरियोटिक सेल। ग्लाइकोलिसिस यील्ड्स 2 ATP, 2 NADH एंड 2 पायरुवेट। उसके बाद गोज फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, यूज ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एनारोबिक रेस्पिरेशन इनएफिशिएंट है, सिर्फ 2 ही ATP निकल रहा है। परफॉर्म बाय यूकैरियोट्स, ईस्ट और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में ईस्ट और यूकैरियोटिक में हमारे मसल सेल्स के अंदर आता है, बैक्टीरिया वगैरह यूज करता है ना। ईस्ट जो है, ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ फंगाई, ईस्ट इज नॉट अ प्रोकैरियोट,
राइट। ये भी यूकैरियोट है, लेकिन क्या है ईस्ट, इट इज़ अ फंगाई। yields 2 ATP, 2 ethanol and 2 glucose, 2 carbon dioxide or 2 lactate, occurs only in cytosol, doesn't use oxygen। ये दोनों differences हैं। अगर similarities की बात करें, दोनों को glucose चाहिए and use of 2 ATP and mode of genetic energy है। This is all about the aerobic and anaerobic respiration। तो अगर photosynthesis और respiration के बीच की बात करें तो रिएक्शन जो है इसके अंदर CO2 plus H2O in the presence of sunlight C6H12O6 देता है, ऑक्सीजन देगा और वाटर देगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ देगा किसके अंदर, CO2 plus H2O plus 38 ADP के अंदर। रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सन। इसमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट है इसमें ग्लूकोज, इसमें एनर्जी निकल रही है, बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, इसमें बाय प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेलुलर लोकेशन जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एनर्जेटिक्स, इट रिक्वायर्स एनर्जी और ये एनर्जी को रिलीज करता है। केमिकल पाथवे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, दैट इज केल्विन साइकिल। इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। समरी की बात करें तो शुगर सिंथेसाइज्ड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, और इसमें एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द शुगर breakdown. This is the difference between the photosynthesis and respiration. This is the summary for photosynthesis and respiration. फिर बच्चे यहाँ पे एक टॉपिक आता है that is called as respiratory quotient, RQ. It is the ratio of the volume of CO2 released to the volume of O2 taken in respiration is called as respiratory quotient. तो RQ क्या है? It is the volume of CO2 evolved divided by volume of O2 absorbed। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इट इज 1, है ना। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे 6 CO2 यूज हो रहा है और 6 O2 रिलीज हो रहा है, तो इसको इससे कट कर देंगे 6 से 6, तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना है, 1 है। लिपिड का, जिसमें हम ट्राइप्रोटीन की बात करते हैं, 0.7 होता है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का होता है बच्चे 0.9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है बेटा। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट है बच्चे, इट नीड्स टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन द एनिमल्स डू। आपको पता है कि 100 फीट के जो हैं ट्रीज होते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो उस समय ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, फूड को। इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड इंक्लूड्स वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये सब जो है क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो वाटर और प्लांट और वाटर के बीच में रिलेशन है, क्या है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स। इट एक्ट एज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट and help in the uptake and distribution of mineral nutrients and other solute, and also useful for maintaining the turgidity of the cell, which is essential for cell enlargement, growth and development. That's why water is very important. Excellent solvent है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो फूड है या फिर वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ना, हार्मोन्स है, वो सब किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which the water molecule diffuse from the region of higher chemical potential or concentration to the its region of lower chemical potential concentration across a permeable membrane. So high से लो की तरफ मूवमेंट होता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बीच में क्या होगा, परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। दिस इज ऑस्मोसिस। फिर प्लाज्मोलिसिस की बात करें, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यू विथ रिगार्ड्स टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। वो किस सराउंडिंग सॉल्यूशन में है, उस तरीके से प्लांट जो है वो बिहेव करता है वाटर का मूवमेंट। द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ लिविंग सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एक चैम्बर के अंदर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और बाहर जो है वाटर ज़्यादा है ना, बाहर ज़्यादा है, तो क्या करेगा, आप जब एक किशमिश को पानी में डालते हो तो वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। क्यों हो जाता है स्वेल? क्योंकि वो बाहर का वाटर जो है वो उसके सेल के अंदर चला जाता है। तो वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर अंदर सेल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और बाहर कम है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है।
और दोनों तरफ अगर वाटर का कंटेंट इक्वल अमाउंट में तो आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक इट इज इफ द सॉल्यूशन इन विच अ सेल इज प्लेस्ड हैज इक्वल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द सेल सैप, द आउटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर एक अमाउंट में सिमिलर अमाउंट का जो कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों जगह प्रेजेंट हो, है ना। इफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज लेस देन that of the cell sap, the outer solution is called as hypotonic solution। बाहर की तरफ अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है ना, वो जो कंसंट्रेशन है आउटर सॉल्यूशन में अगर वो कम है तो वो सॉल्यूशन कैसा है? इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन सच अ सॉल्यूशन, एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस, सेल्स स्वेल्स अप। एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ ड्राइड ग्रेप्स। जब आप किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो क्या है, किशमिश के अंदर पानी नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो क्या होता है, सारा का सारा पानी सेल के अंदर आ जाता है, इसलिए किशमिश क्या होता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ अ अदर सेल सैप सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर इसी स्वेल्ड किशमिश के अंदर अगर आप एक चम्मच अगर नमक डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो फिर से श्रिंक कर जाएगा। अब क्या है, पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, रेजिन के अंदर ज़्यादा है, तो वो सारा का सारा बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चे, दिस इज दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ अ प्लाज्मोलाइज प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एंडोस्मोसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। तो हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, प्लाज्मोलिसिस हो रहा है, और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, डीप्लाज्मोलिसिस हो रहा है। ठीक है बच्चे, फिर इम्बाइब्शन की बात करते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ diffusion when water is absorbed by solid colloids causing them to enormously increase its volume। जैसे आप बच्चे किसी सीड को, है ना, आप राजमा को पानी में डाल दो तो वो स्वेल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो बिल्कुल ड्राइड है वो, है ना, तो अब उसके अंदर सारा का सारा पानी आ जाएगा। द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इम्बाइब्शन आर नेचर ऑफ इम्बाइबेंट, सरफेस एरिया ऑफ द इम्बाइबेंट, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ ड्राइनेस ऑफ इम्बाइबेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, पीएच ऑफ इम्बाइबेंट एक्सेट्रा। इम्बाइबेंट क्या है, यहाँ पे कोई सा भी कोई लकड़ी होती है उसको पानी में डाल दो स्वेल हो जाता है, नहीं हो जाता है। सीड्स है, आलमंड को आप डालते हो, आलमंड को पानी में डालो वो स्वेल हो जाता है ना। तो ये क्या है, इम्बाइब्शन है। ठीक है बेटा। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। तो जो एक मान लीजिए ये ट्री है और ये यहाँ पे इसके रूट्स हैं, है ना, तो यहाँ से जो वाटर का जो यहाँ रूट से जो वाटर का जो मूवमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये किसके थ्रू होगा बच्चे? एसेंट ऑफ सैप के थ्रू होगा। कैपिलरी एक्शंस होती हैं। तो जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी बाय डिक्सन एंड जॉली एटसेट्रा इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी किसने दिया? तो डिक्सन एंड जॉली ने दिया। कब दिया? 1894 में दिया। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर ट्रांसपिरेशन की बात आती है। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेन्स ऑफ द लिविंग प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आप देखते हैं कि वाटर लॉस होता है, तो बेसिकली दिस इज द लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन। द मिनिमम ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन सकुलेंट ज़ीरोफाइट, जो कैक्टस वगैरह होते हैं, सकुलेंट प्लांट जो होते हैं, है ना, ज़ीरोफाइट जो डेजर्ट में रहते हैं। एंड नो ट्रांसपिरेशन इन द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, उसमें कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो होता है वो मीजोफाइट्स में होता है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं उसके अंदर होता है ना। एक्सेस ऑफ वाटर को वो लूज करता है। और फिर बात आती है गटेशन की। गटेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स of the plant in the form of water droplet, it is called as guttation. Normally guttation process is found in the herbaceous plants like grasses। आप देखते हैं सुबह कभी आप उठेंगे तो आप देखते हैं कि घास के ऊपर एक छोटी सी जो है ना वाटर ड्रॉप्स होते हैं उसके टिप्स के ऊपर। दैट वाटर ड्रॉप्स इज नथिंग बट दी गटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अभी हम लोगों ने बेटा फिजियोलॉजी डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट the photosynthesis, we discussed about the respiration, और फिर हमने डिस्कस किया in short, in brief, the transport in plants। ठीक है बच्चे, अब इसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज तो आपका एनडीए 2018 में क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। अभी हमने पढ़ा किससे होता है बच्चे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से होता है। कैसे? H2O जो है
वो टूट जाएगा हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगर देखें नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है बच्चे? तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है बच्चे, फिर अगर देखो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या फॉर्म करता है? तो आपने अभी देखा दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। और क्या निकलता है बच्चे? पायरुवेट निकलता है और 2 ATP निकलेगा, एनर्जी निकलती है। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए व्हेन ईस्ट सेल आर O2 स्टार्व्ड, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट सेल क्या करता है? फर्मेंटेशन सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ईस्ट कर रहा है, तो ईस्ट के अंदर क्या होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। तो दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे ये? तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर ATP निकलता है प्लस CO2 निकलेगा प्लस 2 कार्बन का मॉलिक्यूल दैट इज इथेनॉल निकलेगा, अल्कोहल बन जाता है। ये बच्चे आपका रिसेंट NDA 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन है आपका NDA 2023 में एक और क्वेश्चन आया है, द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एब्जॉर्ब सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एंड एनर्जी। जो सनलाइट आ रही है टेरेस्ट्रियल, जो लैंड के जो प्लांट्स हैं, तो उस पर जो सनलाइट आती है, जो लीव्स पे फॉल करती है, वो फूड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, कितना करता है बच्चे? सिर्फ 1% करता है। सो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, CO2 चाहिए, रॉ मटेरियल है, बट ऑक्सीजन जो है ये एंड प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट भी नहीं, इट इज अ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट तो जो है ग्लूकोज है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं 2023 में कितने क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, राइट। सो आई होप कि बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।